हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा हम जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसका चैप्टर जो कर रहे थे उसमें नेक्स्ट चैप्टर है डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज़ फ्रॉम लायबिलिटी। तो लायबिलिटी जो है पार्टीज़ की वो कैसे डिस्चार्ज हो जाती है जो पार्टीज़ टू द इंस्ट्रूमेंट हैं। द टर्म डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी इन रिलेशन टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज़ टू कंटोनेशन, नेमली the discharge of the instrument and the discharge of one of the or more of the parties of the liable on the instrument। मतलब कि जो जब हम डिस्चार्ज की बात करते हैं लायबिलिटी की तो दो तरह से डिस्चार्ज हो सकती है। एक हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट कैसे डिस्चार्ज हो जाता है लायबिलिटी से, और दूसरा है एक पार्टी या उससे ज़्यादा पार्टीज़ जो लायबल है इंस्ट्रूमेंट के लिए वो कैसे डिस्चार्ज हो जाती हैं। डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ टू बी डिफरेंट फ्रॉम द डिस्चार्ज ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज। तो दोनों में फ़र्क है। व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज इट सीजेज टू बी नेगोशिएबल। तो अगर इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज होगा तो इट मीन्स आगे उसको नेगोशिएट नहीं किया जा सकता, आगे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। Therefore, if after its discharge an instrument comes to the hands of a holder in due course, he acquires no right under it। अगर इंस्ट्रूमेंट ही डिस्चार्ज हो गया था और उसके बाद वो ट्रांसफ़र होता है उस बंदे को जिसने गुड फेथ में वो लिया है, जिसको हम होल्डर इन ड्यू कोर्स करते हैं, तो उसके पास भी कोई राइट नहीं रहेगा क्योंकि इंस्ट्रूमेंट पहले ही डिस्चार्ज हो चुका था। बट व्हेन ओनली ए पर्टिकुलर पार्टी डिस्चार्ज हुई थी उस इंस्ट्रूमेंट से, तो इंस्ट्रूमेंट है जो वो नेगोशिएबल है और लायबिलिटीज़ जो हैं वो सभी पार्टीज़ की डिस्चार्ज नहीं हुई हैं, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स को भी पूरे राइट्स उसमें मिलेंगे। तो दो चीज़ें हैं, एक है डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एक है डिस्चार्ज ऑफ द पार्टीज लायबल फॉर द इंस्ट्रूमेंट। तो डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी डिस्चार्ज इन फॉलोइंग वेज। फर्स्ट है बाय पे इन ड्यू कोर्स, जिस तरीके से बोला गया था उसी तरीके से उसको पे कर दिया गया है तो इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो जाएगा। इट इज़ द मोस्ट यूजुअल मोड ऑफ डिस्चार्ज सिंस ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज़ अल्टीमेटली मीन्ड फॉर पेमेंट के लिए बनाया गया था, और पेमेंट है अमाउंट की ड्यू जितनी बनती थी वो जो होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है उसको दे दी गई है। तो इसके रिजल्ट से इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो गया है और पार्टीज जो थी वो भी डिस्चार्ज हो गई हैं। पेमेंट बाय द मेकर, ड्रॉई और एक्सेप्टर वुड रिजल्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर इनमें से कोई भी पार्टी उसकी पेमेंट कर देती है तो इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज माना जाएगा। सेकेंड है डेटर एज होल्डर। इफ़ ए बिल ऑफ एक्सचेंज विच हैज़ बीन नेगोशिएटेड हुआ है और आफ्टर मैच्योरिटी हेल्ड बाय द एक्सेप्टर हिज ओन राइट, तो जो बंदा है जिसने पेमेंट करनी थी वही बंदा डेटर खुद ही होल्डर बन जाता है एंड में ट्रांसफ़र हो के इंस्ट्रूमेंट, तब भी वो इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो जाएगा क्योंकि सेम बंदा ही पेई है और सेम बंदा ही पेयर है। नेक्स्ट है बाय एक्सप्रेस वेवर। व्हेन द होल्डर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट एट और आफ्टर इट्स मैच्योरिटी एब्सोल्युटली एंड अनकंडीशनली री अनाउंस कर देता है कि गिव अप द राइट अगेंस्ट ऑल द पार्टीज, जो इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट थे तो उसने खुद डिस्चार्ज कर दिया एक्सप्रेस करके, तो माना जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो गया। नेक्स्ट है बाय कैंसिलेशन। व्हेन ए होल्डर जो है इंस्ट्रूमेंट का वो कैंसिल कर देता है इंस्ट्रूमेंट को इस इंटेंशन के से कि सारी पार्टीज़ को रिलीज़ किया जा सके उनकी जो लायबिलिटी थी उससे, तो दैट इज़ कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज। नेक्स्ट है बाय मटेरियल अल्टरनेशन और लैप्स ऑफ टाइम। अगर इंस्ट्रूमेंट है वो भी डिस्चार्ज हो जाएगा अगर उसकी जो पार्टीज़ हैं जो उस लायबल उसके लिए और उसमें मटेरियल अल्टरेशन कर देते हैं उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ में, तो भी वो डिस्चार्ज हो जाएगा। जहाँ उसका टाइम पीरियड है जो ख़त्म हो गया और वो टाइम बार्ड हो गया है, जितने टाइम पीरियड में उसको पेमेंट मांगी जा सकती थी वो टाइम पीरियड भी ख़त्म हो गया है, तो उसके बाद उसको टाइम बार्ड डेट माना जाता है और उस केस में भी इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज माना जाएगा। तो ये सारे केसेस हैं जिन केसेस में इंस्ट्रूमेंट को माना जाएगा कि वो डिस्चार्ज हो गया है। सेकेंड बात हम कर रहे हैं जो दैट इज़ डिस्चार्ज ऑफ ए पार्टी और पार्टीज़। जो एक पार्टी या उससे ज़्यादा पार्टीज़ हैं वो कब मानी जाएंगी कि डिस्चार्ज हो गई हैं, उनकी लायबिलिटी ख़त्म हो गई है। द मेकर, एक्सेप्टर और इंडोर्सर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बी डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी। किस तरीके से? फर्स्ट, discharge by cancellation. If the holder of a negotiable instrument or his agent deliberately cancels the name of any party on the instrument with an intention to discharge him, तो एक holder of the instrument जो है वो और उसका agent deliberately cancel कर देता है किसी एक पार्टी का नाम इंस्ट्रूमेंट से ताकि उसकी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर दिया जाए, तो such party is discharged from the liability to the
होल्डर से डिस्चार्ज हो जाएगी जिसका नाम उससे काटा गया है। कैंसिलेशन इन द ऑर्डर टू बी वैलिड मस्ट बी इंटेंशनल होनी चाहिए, पेरेंट होनी चाहिए। हाउएवर वेयर द कैंसिलेशन इज डन अंडर ए मिस्टेक और विदाउट द अथॉरिटी, उसको होल्डर के पास थी नहीं वो अथॉरिटी उसका नाम काटने की, तो वो इनऑपरेटिव हो जाएगी। ठीक है जी। ए कैंसिलेशन ऑफ द ड्रायर्स नेम वुड डिस्चार्ज ऑल द इंडोर्सेस। अगर ड्रॉयर का नेम ही कैंसिल कर दिया जाता है तो और इंडोर्सर्स जो थे वो सारे के सारे डिस्चार्ज हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड, डिस्चार्ज बाय रिलीज। इफ द होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिलीज कर देता है एनी पार्टी को इंस्ट्रूमेंट में से बाय एनी मेथड, कैंसिलेशन के अलावा किसी और तरीके से, द पार्टी सो रिलीज इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी बट द रिलीज ऑफ वन पार्टी ऑफ जॉइंट पार्टीज विल नॉट रिलीज ऑल। मतलब कि अगर जॉइंट पार्टीज थी तो उसमें से वो सारी पार्टी रिलीज नहीं होंगी, सिर्फ एक पर्सन जिसको रिलीज किया गया है वही अपनी लाइबिलिटी से रिलीज होगा। तो कैंसिलेशन के अलावा और किसी भी तरीके से वो डिस्चार्ज है जो रिलीज कर सकता है पार्टी को। थर्ड है डिस्चार्ज बाय पेमेंट। पेमेंट टू पर्सन इन पोजेशन ऑफ द बीरर इंस्ट्रूमेंट, जिस पार्टी के पास था उसको पेमेंट कर देनी उस इंस्ट्रूमेंट की, दैट इज ऑल्सो डिस्चार्जेस द पार्टीज। बट पेमेंट मस्ट बी मेड इन द होल्डर को की जानी चाहिए या उसके एजेंट को की जानी चाहिए, तो होल अमाउंट की पेमेंट की जानी चाहिए। तो उस तरीके से सारी की सारी पार्टीज डिस्चार्ज हो जाएंगी अगर उसकी पेमेंट बीरर इंस्ट्रूमेंट के केस में होल्डर या उसके एजेंट को कर दी गई है और फुल अमाउंट में की गई है। नेक्स्ट है डिस्चार्ज बाय अलाउइंग ड्रॉई मोर देन 48 आवर्स। अगर if the holder of a bill of exchange allows the drawing more than 48 hours exclusive of public holidays to consider whether he will accept the same all provisions parties, तो क्या कहता है कि अगर ड्रॉई को मोर देन 48 आवर्स दिए गए हैं ग्रेस पीरियड के लिए पब्लिक हॉलीडेज़ को निकाल के एक्सक्लूड करके, तो उस केस में सारी पार्टीज बाकी डिस्चार्ज हो जाएंगी अगर वो इस बात पे एग्री नहीं होती कि उसको 48 आवर्स से ज़्यादा का टाइम देना था और लेकिन एक पार्टी होल्डर जो है वो ड्रॉई को टाइम दे देती है, तो उस केस में। नेक्स्ट है डिस्चार्ज बाय डिले इन प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक। जो चेक है वो पेमेंट के लिए आना था, तो अगर वो उसकी पेमेंट जो प्रेजेंटमेंट है वो डिले की जाती है उस केस में, वेयर ए चेक इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन ए रीजनेबल टाइम ऑफ इट्स इशू एंड द ड्रॉयर सफर्स actual damage though the delay because of the failure of the bank, he is discharged to the extent of such damage। अगर जब प्रेजेंट किया जाना था चेक उसने वो टाइमली प्रेजेंट नहीं किया, उसके कारण कोई जो ड्रायर है उसको नुकसान हो जाता है, कोई डैमेज है जो बियर करना पड़ता है क्योंकि बैंक उसके लिए कोई चार्जेस लेता है जब डैमेज पे करने को बोलता है, तो वो उस डैमेज के लिए वो पार्टी है जो रिस्पॉन्सिबल होगी और वो खुद डिस्चार्ज हो जाएगी पार्टी, क्योंकि लेट जो है सामने वाली पार्टी के कारण नुकसान हुआ है। बैंक इज़ रेडी टू पे बट you are not presenting your check on time। Next है check payable to order। A bank who pays in due course a check drawn upon him is discharged from liability though the endorsement of the payee may be forged। अगर जो बंदा है जिसके ऑर्डर पे पे किया जाना है वो बंदा फॉर्ज्ड निकलता है, धोखेबाज निकलता है, तो उस केस में भी वो जो है बैंकर है जिसने ड्यू कोर्स में चेक ड्रॉ किया था तो वो उससे रिलीज हो जाएगा। जो पेई बैंकर है, पेइंग बैंकर है, मतलब वो डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी लाइबिलिटी से अगर वो धोखे में जो है फॉर्ज्ड बंदे ने वो चेक है जो दिया है। ड्राफ्ट ड्रॉन बाय वन ब्रांच ऑन अनदर। अगर एक ब्रांच दूसरे बैंक के ऊपर ब्रांच के ऊपर ड्रॉ करती है ड्राफ्ट, व्हेन ए डिमांड ड्राफ्ट इज ड्रॉन बाय वन ऑफिस ऑफ द बैंक अपॉन अनदर ऑफिस ऑफ द सेम बैंक फॉर ए सम ऑफ मनी पेबल टू ऑर्डर, द बैंकर इज डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी इफ इट मेक्स द पेमेंट इन ड्यू कोर्स इवन दो द इंडोर्समेंट ऑफ द पेई में बी फॉर्ज्ड और अनऑथराइज। अगर उसने ड्यूली जैसे पेमेंट करनी थी उस तरीके से पेमेंट कर दी है और जो उसकी इंडोर्समेंट है उसमें जो पेई है वो फॉर्ज्ड है बंदा, अनऑथराइज है, तो भी वो डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी लाइबिलिटी से क्योंकि उसने ड्यू कोर्स में जिस तरीके से पेमेंट करनी थी उस तरीके से पेमेंट कर दी गई है। नेक्स्ट है डिस्चार्ज बाय
taking qualified acceptance. If the holder of a bill takes a qualified or limited acceptance, अगर मंजूर कर लेता है, he does so at his own risk and discharges all the parties prior to himself. जितनी पार्टीज हैं अगर उनकी कंसेंट के बिना वो खुद क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मान लेता है तो बाकी सारी पार्टीज उससे डिस्चार्ज हो जाती हैं. नेक्स्ट है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. डिस्चार्ज टेक प्लेस ऑन अकाउंट ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द इंसॉल्वेंसी. अगर कोर्ट में डिक्लेयर होती है तो टाइम लैप्स के कारण, मर्जर के कारण, तो उन केसेस में भी पार्टीज हैं जो वो डिस्चार्ज हो जाती हैं. डिस्चार्ज बाय पेमेंट ऑफ अल्टर्ड इंस्ट्रूमेंट. वेयर ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो मटीरियली उसमें चेंज की गई है, अल्ट्रेशन है जो उसमें की गई है, लेकिन उससे देखने में पता नहीं चलता कि उसको अल्टर कर दिया गया है, तो उस केस में भी, प्रेजेंटमेंट के केस में भी अगर उसको चेक जो पार्टी हैं वो डिस्चार्ज हो जाएंगी क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट अल्टर्ड इंस्ट्रूमेंट है, उसमें चेंजेस हैं, जो मटीरियल चेंजेस हैं जो उसमें की गई हैं. नेक्स्ट है डिस्चार्ज बाय मटीरियल अल्ट्रेशन. वेयर ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज मटीरियली अल्टर किया गया है विदाउट द असेंट ऑफ ऑल द पार्टीज जो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थी, तो एनी अल्ट्रेशन मेड बाय इंडोर्सी डिस्चार्जेस द अदर पार्टीज जो उससे रिलेटेड थी, क्योंकि मटीरियल अल्टरनेशन उसके द्वारा की गई है. वहाँ पे उसने एक्सेप्ट की थी, यहाँ पे उसने मटीरियल अल्ट्रेशन कर दी है. अब बात आती है कि मटीरियल अल्ट्रेशन होता क्या है. मटीरियल अल्ट्रेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इनवैलिडेट्स द इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट द पर्सन एक्ट कंसेंटिंग टू सच अल्ट्रेशन. तो कहता कि मटीरियल अल्ट्रेशन वो अल्ट्रेशन है जिसके कारण वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो इनवैलिडेट हो जाता है. सेक्शन 87 इनकॉर्पोरेट्स दिस प्रिंसिपल एंड इज डिजाइन टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड डिटेयर मैन फ्रॉम टेम्परिंग विद रिटन इंस्ट्रूमेंट. तो मतलब रिटन इंस्ट्रूमेंट के साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए और फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए ये क्लॉज डाली गई है. इट इज़ नॉट एवरी अल्ट्रेशन को हम जो है इंस्ट्रूमेंट पे उसको मटीरियल अल्ट्रेशन नहीं बोल सकते. एन अल्ट्रेशन विच इज़ एनी वे अल्टर द ऑपरेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट and the liabilities of the parties thereto which alters the business effect of the instrument is a matter of material alteration. तो उसमें जो चेंजेस की गई हैं वो इंस्ट्रूमेंट के ऑपरेशंस में, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज में चेंजेस अगर कर देती हैं तो माना जाएगा कि उसमें मटीरियल अल्ट्रेशन कर दी गई है. द फॉलोइंग आर द इंस्टेंसेस ऑफ मटीरियल अल्ट्रेशन. अल्ट्रेशन ऑफ डेट की गई है, अल्ट्रेशन ऑफ नेम, अल्ट्रेशन ऑफ टाइम, अल्ट्रेशन ऑफ प्लेस ऑफ पेमेंट चेंज कर दिया गया है, अमाउंट चेंज कर दी गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में अल्ट्रेशन की गई है, नई पार्टी उसमें एडिशन कर दी गई है, और ट्रीटिंग एन इंस्ट्रूमेंट इज अ मटीरियल पार्ट में कोई उसके चेंज की गई है. तो इन चीज़ों को माना जाएगा कि मटीरियल अल्ट्रेशन की गई है. उसके बाद है कौन सी चीज़ों को मटीरियल अल्टरेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा. फॉर एग्जांपल अल्ट्रेशन मेड टू कैरी आउट द ओरिजिनल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज. जैसे कि वर्ड लगा दिया और ऑर्डर, तो वो और ऑर्डर लगाया जा सकता है कि उस पर्सन को जा उसके ऑर्डर को. दिस इज नॉट मटीरियल अल्ट्रेशन. दूसरा करेक्शन ऑफ मिस्टेक की गई थी. फॉर एग्जांपल उसमें जो डेट थी वो डाली जानी थी 1969 और उसको गलती से 1996 डाल दिया गया, तो उसको अगर आप चेंज करोगे तो दैट इज नॉट मटीरियल अल्ट्रेशन. अल्ट्रेशन मेड विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज के साथ अल्ट्रेशन की गई है तो भी मटीरियल अल्ट्रेशन नहीं है. अल्ट्रेशन मेड बिफोर द इंस्ट्रूमेंट इशू करने से पहले ही उसमें चेंजेस कर दी गई हैं तो भी वो मटीरियल अल्ट्रेशन नहीं मानी जाएगी. अल्ट्रेशन विच इज़ नॉट अपेरेंट एंड द इंस्ट्रूमेंट गोज इनटू द हैंड्स ऑफ द होल्डर इन ड्यू कोर्स के, कोई मतलब जरूरी अल्ट्रेशन नहीं थी और इंस्ट्रूमेंट जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथों में जा चुका है. द एडिशन ऑफ वर्ड्स विच कुड नॉट प्रोड्यूस एनी वन, किसी को भी हर्ट नहीं कर रही, कोई ऐसा एडिशनल वर्ड उसमें डाला गया है जो किसी के राइट्स या उसकी लाइबिलिटीज़ को इफेक्ट नहीं करता. अल्ट्रेशन ऑथराइज्ड बाय द एक्ट. एक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी अल्ट्रेशंस अलाउड हैं. फिलिंग ब्लैंक इन इनकोरेट इंस्ट्रूमेंट्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स ब्लैंक छोड़ दिए गए हैं उनमें वो ब्लैंक को फिल करना. सेकंड, कन्वर्जन ऑफ ब्लैंक इंडोर्समेंट अगर की गई है बाय नेम या पर्सन छोड़ के तो उसको इंडोर्समेंट है जो फुल में कर देना. हमने ब्लैक इंडोर्समेंट इन फुल क्रॉसिंग वाले चेक वाले चैप्टर में पढ़ा था बेटा. नेक्स्ट है मेकिंग एक्सेप्टेंस कंडीशनल, जो एक्सेप्टेंस है उसमें कोई कंडीशन है लगा देना. क्रॉसिंग ऑफ एन अनक्रॉस्ड चेक है उसको क्रॉस कर देना.
अगर जनरल क्रॉसिंग है उसको स्पेशल क्रॉसिंग कर देना, एडिशन ऑफ वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल उस पर ऐड कर देना। तो ये चीज़ें जो है इनको अलाउड है एक्ट के अकॉर्डिंग, इसको अल्ट्रेशन नहीं माना जाएगा। इन चेंजेस को आप कर सकते हो। इफेक्ट ऑफ मटेरियल अल्ट्रेशन, तो मटेरियल अल्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होता है? मटेरियल अल्ट्रेशन डिस्चार्जेस द पार्टीज लाइबल ऑन द इंस्ट्रूमेंट एट द टाइम ऑफ द अल्ट्रेशन। जो पार्टीज हैं जो लाइबल थी उन इंस्ट्रूमेंट्स को उस टाइम पे उसको डिस्चार्ज कर देती हैं। द इंस्ट्रूमेंट इज रेंडर्ड वॉइड घोषित कर दिया जाता है। द पर्सन हु वॉज द अल्ट्रेशन एंड ऑल सब्सिक्वेंट इंडोर्सर्स आर बाउंड बाय द बिल एज अल्टर्ड। जो अल्ट्रेशन जिसने की थी और वो बंदे जिनको उसके बाद वो बिल इंडोर्स हुआ है वो सारे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके पहले के बंदे सारे डिस्चार्ज हो जाएंगे। इफ़ ए पर्सन इंडोर्सिस द अल्टर्ड इंस्ट्रूमेंट ही बिकम लाइबल टू द इंडोर्सी, के लिए वो लाइबल हो जाता है। एनी मटीरियल अल्ट्रेशन इफ मेड बाई एन इंडोर्सी डिस्चार्जेस हिज इंडोर्सर फ्रॉम ऑल लाइबिलिटी टू हिम रिस्पेक्ट ऑफ द कंसिडरेशन देयर ऑफ। तो अगर इंडोर्सी उसमें कोई अल्ट्रेशन करता है मटीरियल अल्ट्रेशन तो इंडोर्सर है जो उससे डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये इफेक्ट है मटीरियल अल्ट्रेशन का। तो ये था बेटा आपका चैप्टर के पार्टीज ऑफ जो हैं इंस्ट्रूमेंट वो कैसे डिस्चार्ज हो सकती हैं अपनी लाइबिलिटी में से। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।